गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से बोरोन की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बोरोन एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना चाहिए, दूसरा जिसे और एक आपके पास वाटर बाथ होनी चाहिए। दो इक्विपमेंट्स मस्ट है, इसके बाद ही आप बोरोन एनालिसिस कर सकते हैं। तो बोरोन एनालिसिस करने के लिए मैं कुछ बातें आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे बोरोन एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो जैसा कि आपको बोर्ड में यहाँ दिखाई दे रहा होगा 540 नैनोमीटर पे करते हैं। 540 नैनोमीटर पे, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो बोरोन का होता है वो 540 नैनोमीटर पे होता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि प्रिंसिपल्स आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पता ही है कि एक कलर डेवलपिंग मेथड पे काम करता है, मतलब जितना मैक्सिमम कलर डेवलप होगा एब्जॉर्प्शंस उतना ज़्यादा होगा, और जो हमारा कंसंट्रेशंस होगा वो एब्जॉर्प्शंस के अनुपात में होगा। तो आइए इसकी हर एक स्टेप, हर एक बारीकियों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सैंपल जो प्रिपेयर्ड हम लोग करते हैं, तो यदि जो आपका कंसंट्रेशन सैंपल में कंसंट्रेशंस आपका ज़्यादा हो जाता है तो प्रयास कीजिए, वालिए 1 मिलीग्राम पर लीटर से यदि जो कंसंट्रेशंस आपका ज़्यादा है सैंपल्स में, तो आप सैंपल को डाइल्यूट करके ही एनालिसिस कीजिए, इससे रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि जो सैंपल्स में हार्डनेस ज़्यादा होगा, हार्डनेस 100 मिलीग्राम पर लीटर SiO3, यदि जो इससे ज़्यादा हार्डनेस रहता है तो हार्डनेस के लिए फिर इसको आपको स्ट्रांगली एसिड केटायन एनायन मेथड से, केटायन एक्सचेंज मेथड से इसको रिमूवल करना पड़ेगा, तभी जाके फिर आप इसका एनालिसिस करें, तो इसमें बोरोन की एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी मुझे बोरोन एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड लेके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ग्राफ बनाना पड़ता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। और स्टैंडर्ड जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड लूँगा, उसके बाद ग्राफ प्रिपेयर करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने 4 स्टैंडर्ड लिया है। यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड में 1 ml सैंपल और 4 ml करक्यूमिन रिएजेंट है। 1 ml सैंपल है और 4 ml करक्यूमिन रिएजेंट लिया है। तो जैसा कि आप दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ मैंने 1 ml सब में ले लिया है और 4 ml करक्यूमिन भी ले लिया है। अब मुझे जो सैंपल की एनालिसिस करनी है, मैं ये सैंपल को मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लेते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने 1 ml सैंपल मैंने यहाँ 1 ml सैंपल लिया और ये पोर्सिलीन के डिश में मैंने डाल दिया। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो डिश हो काफ़ी अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए, डिस्टिल वाटर से वॉश होना चाहिए, क्योंकि यदि ये वॉशिंग अच्छी नहीं रहेगी तो रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ml अभी सैंपल ले लिया है। उसके बाद मैं 4 ml करक्यूमिन रिएजेंट लूँगा। मैंने 4 ml करक्यूमिन रिएजेंट लेके 1 ml सैंपल में ये मिक्स कर दिया। सैंपल मिक्स कर दिया। और एक्चुअली होता क्या है, अब मैं इसे वाटर बाथ पे रखूँगा। तो वाटर बाथ की जो टेम्परेचर होनी चाहिए वो 55 डिग्री होनी चाहिए, ±2 डिग्री, और वहाँ 80 मिनट तक मुझे रखना है।
तो प्रयास कीजिए कि वाटर बाथ का टेम्परेचर आप पहले से ही मॉर्निंग से ही चालू स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो टेम्परेचर आप पहले से ही आपको एक्वायर हो जाए, प्राप्त हो जाए, और उसके बाद आप सैंपल जाके वहाँ पर रखें। सैंपल जो आपको रखनी है वाटर बाथ पे वो 80 मिनट्स तक रखनी है। तो आप क्या करेंगे, 80 मिनट्स तक रखेंगे तो इसमें रोजा साइनाइन बोरोन को जब एसिडिफाइड करके इवोपरेट किया जाता है तो रोजा साइनाइन नाम का एक रेड क्रिस्टल मिलता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इसको वाटर बाथ पे कैसे रखते हैं। तो जैसा कि आइए एक एक करके हम लोग अब हम लोग इसको दोनों को स्टेयर कर लेंगे यहाँ पर, और स्टेयर करने के बाद ऐसा ऐसे वेल स्टेयर कर लीजिए ताकि आपका कर्क्यूमिन और सैंपल दोनों वेल मिक्स्ड हो जाए। वेल मिक्स्ड होने के बाद मैं इसे वाटर बाथ पे रखूँगा। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये मेरा वाटर बाथ है। वाटर बाथ पे मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस और जो हमारा सैंपल्स है ऑलरेडी मैंने वहाँ पर रख दिया। इसका टेम्परेचर भी ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि 55 पे सेट किया है, 55.4 समथिंग आ गया। ये टेम्परेचर भी मेरा स्टेबल हो गया है। अब मैं यहाँ पर 80 मिनट तक वेट करूँगा जब तक मेरा जो रोजा साइनाइन नाम का क्रिस्टल है फॉर्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्रयास कीजिए प्रिकॉशंस के लिए, जब भी यह रहे तो यहाँ पर खड़े मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर वेपर निकलता रहता है और ये वेपर जो है आदमी के लिए, मतलब जो भी एनालिस्ट है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो प्रयास कीजिए या तो आप यहाँ पर मास्क का यूज कीजिए, नहीं तो वेपर निकलने के बगल में आप एक वेंटिलेटर रखिए, वेंटिलेटर, ताकि ये वेपर बाहर निकलता चला जाए। हाँ, तो वेंटिलेशन आप रखिए और एग्जॉस्ट फैन भी रखिए, ताकि जो वेपर बन रहा है वो वेपर आपके लेबोरेटरी से बाहर चला जाए। तो ये आपकी एक सेफ्टी मेजर यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। और एक चीज़ और मैं बताना आपको चाह रहा था कि मन में एक क्वेरी आपकी आ रही होगी कि हम कर्क्यूमिन रिएजेंट बनाते कैसे हैं। तो कर्क्यूमिन रिएजेंट जो बनाते हैं उसमें हमारा ऑक्जेलिक एसिड रहता है और कर्क्यूमिन रहता है। ऑक्जेलिक एसिड एंड कर्क्यूमिन ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं। और जब भी आप एनालिसिस कीजिए तो हमारा कर्क्यूमिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यदि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो इसका अफेक्ट आपके रिजल्ट में होगा और आपकी रिजल्ट की एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 80 मिनट के बाद सैंपल से ग्राफ कैसे बनाते हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं। हम लोग देखा कि अभी हम लोगों ने जितने भी सैंपल्स थे वाटर बाथ में रखे हुए थे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 मिनट्स तक, और हमारा ये सैंपल अभी कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि रोजा साइनोनिन जो बोले थे कि जो रेड क्रिस्टल है वो फॉर्म हो गया होगा। तो शायद आप देख पा रहे होंगे वीडियो में एक एक करके। जैसा फर्स्ट ये ब्लैंक है, देन आप चाहिए तो इधर से आप इसका हर एक का कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो हमारा है वो ब्लैंक है। ब्लैंक के बाद 0.25 ppm का स्टैंडर्ड है, 0.5 ppm का स्टैंडर्ड है, 0.75 ppm का स्टैंडर्ड है, देन 1 ppm का स्टैंडर्ड है। और ये हमारा वाटर सैंपल्स है जिसमें हमको बोरोन पता करना है, कैसे करना है, कितना बोरोन है इसमें। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं इसे मेकअप करनी है, मुझे 25 ml में मेकअप करनी है। तो मेकअप किससे करेंगे हम लोग, 95% इथाइल अल्कोहल से करेंगे। तो आइए, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है जैसे आपको कि शुरू में थोड़ा थोड़ा लेना है, ताकि ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपका वॉल्यूम 25 ml से ज़्यादा हो जाए और हम लोगों को फिर एनालिसिस में प्रॉब्लम आए। तो इस ढंग से थोड़ा सा लेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, जैसा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा कम लग रहा है, देन अगेन मैं लूँगा इसमें। इस ढंग से मैंने
थोड़ा सा इसमें पहले 95% इथाइल अल्कोहल लिया, फिर इसे वेल मिक्स किया। मिक्स करते इसमें ऐसा ध्यान दे कि ये ऐसा नहीं कि बाहर छिटक के आ जाए, बाहर आ जाए, नहीं तो जो हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो हमारा पूरा रॉन्ग हो जाएगा और सारी शुरू से सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। देन इसे जैसा आप देख रहे होंगे ये कैलिब्रेटेड 25 ml ग्लासवेयर है, तो प्रयास कीजिए कि वैसा ग्लासवेयर यूज़ कीजिए जो कैलिब्रेटेड हो ताकि आपको एक्यूरेसी मिलता रहे। आइए हम इसे 25 ml मेज़र करेंगे। मैंने इसमें डाला, बट डालने के बाद भी कुछ क्वांटिटी इसमें रह जाती है। देन मैं डायरेक्ट उसे 25 ml मेकअप नहीं करूँगा, मैं अगेन इसमें डालूँगा ताकि जो भी इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी हो, जो भी क्रिस्टल की रिमेनिंग क्वांटिटी हो, वो अच्छे से वॉश होके हमारे सैंपल में चला जाए। तो आपने देखा कि मैंने इसमें 25 ml अब मेकअप कर लिया है और 25 ml मेकअप करने के बाद अगेन जो है इस डिश में थोड़ा सा डालें, फिर लास्ट में अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद अगेन इसको डाल दें। इस ढंग से मैंने ये फर्स्ट ब्लैंक जो है तैयार कर लिया है। वैसे ही करके एक एक करके जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और वाटर सैंपल, सारे को 95% इथाइल अल्कोहल से मेकअप करेंगे और इसे 25 ml हम लोग बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जितने भी हमारे सैंपल्स थे प्लस स्टैंडर्ड थे, सारे को 25 ml मेकअप किया है। जैसा ये ब्लैंक है 25.25, 0.50, 0.75 और 1। तो यहाँ आपको विजुअली भी बिल्कुल दिख रहा होगा कि हम लोग लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल सही बना है। और इस ढंग से हमारा सैंपल्स का भी आप देख रहे होंगे कि दोनों में कलर में डिफरेंस है, मतलब 100% इसका इससे लोअर कंसंट्रेशन होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि सैंपल्स आप जैसे 1 ml तक मैं बना रहा हूँ, यदि जो आपको लग रहा है कि आपके सैंपल्स में 1 ppm से ज़्यादा बोरोन है, तो या तो आप जो आपका सैंपल्स है, सैंपल को डाइल्यूट करके ले लीजिए, आपके पास फर्स्ट ये ऑप्शन है। नहीं तो दूसरा आप क्या कीजिए, जो हम स्टैंडर्ड का ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ जो है आप आगे तक बना दीजिए। इसका मतलब है कि आपको एनालिसिस जब भी करना है तो आप जो ग्राफ का रेंज दिए हैं, लोअर रेंज से हायर रेंज जो आपका स्टैंडर्ड है, आपका कंसंट्रेशन जो सैंपल्स का है उसके अंदर ही आना चाहिए, तभी आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी रहेगी। अब आइए एक एक करके हम सैंपल्स को लेते हैं। तो सैंपल्स जैसा कि आपको क्यूबेट में लेना पड़ता है, तो क्यूबेट में हम सैंपल्स लेंगे तो सबसे पहले जो सैंपल्स लेंगे हम ब्लैंक का लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हमको ब्लैंक सेट करना है। देन हम स्टैंडर्ड से ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हम स्टैंडर्ड से अभी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन रखा है। ऑन करने के बाद सबसे पहले जो इसका सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी मैंने ओपन किया है। ओपन करने से पहले सबसे पहले मुझे ये कितने नैनोमीटर पे करनी है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 540 नैनोमीटर पे इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैं यहाँ पर 540 सेट करूँगा। सबसे पहले मैं 540 सेट नैनोमीटर मैंने सेट किया और इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने ये 540 नैनोमीटर सेट कर दिया। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 540 मैंने सेट किया। अब देन इसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट एब्जॉर्प्शन दिखाता रहता है, ट्रांसमिशन डिफ़ॉल्ट दिखाता रहता है। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक लूँगा इसमें। तो यहाँ हमारा ये ओपन करना है, इसको ओपन करके ये डबल बीम है तो मुझे 2 क्यूबेट ब्लैंक की डालनी है यहाँ पर। तो एक मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक डाला है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये दूसरा भी क्यूबेट मैंने डाला। देन उसको क्लोज कर दिया। फिर क्लोज करने के बाद यहाँ कुछ तो रीडिंग दिखाएगा आपको, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक दिया है। तो मुझे सबसे पहले ये ब्लैंक को सेट करनी है।
तो ब्लैंक सेट करने से पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेट ब्लैंक। तो मैं सेट ब्लैंक को क्लिक किया। जैसे ही सेट ब्लैंक क्लिक करेंगे तो इस सैंपल्स को ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है कंसीडर कर लेगा कि इसका एब्जॉर्प्शन भी 0 है और ट्रांसमिशन 100% है। तो अब आइए हम एक एक करके अब सैंपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लैंक को लेंगे। तो ब्लैंक यहाँ पर हम सब नाम लिख देंगे। सबसे पहला यहाँ पर लिख देंगे BLE ब्लैंक। देन हमारा जो स्टैंडर्ड 1 है, देन स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। अभी स्टैंडर्ड 1 का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो 0 ppm है। स्टैंडर्ड 2 का कंसंट्रेशन है 0.25, देन 0.50 कंसंट्रेशन है हमारा स्टैंडर्ड 2 का। स्टैंडर्ड 3 का है 0.75, देन स्टैंडर्ड 4 का 1.0। इस ढंग से मैंने सेट किया। सेट करने के बाद में यहाँ फर्स्ट सैंपल डालना है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी फर्स्ट सैंपल डाल दिया है। फर्स्ट सैंपल डाला है मतलब ब्लैंक डाला है। ब्लैंक डालने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ 0 आ गया। अब मैं फिर क्या करूँगा, वो ब्लैंक का एक क्यूबेट निकालूंगा उससे। ब्लैंक क्यूबेट निकालने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड 1 है 0.25 ppm का, उसे मैं इसमें लगा दूंगा। देन इसे क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अगेन स्टैंडर्ड 1 में क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसका एब्जॉर्बेंस जो है 0.094 है। ये हमारा 0.25 का एब्जॉर्बेंस आ गया। देन सेकेंड फिर मैं वो वाला जो क्यूबेट है 0.25 वाला क्यूबेट निकालूंगा। यहाँ एक ध्यान देना ये है कि जब भी आप एक क्यूबेट लेते हैं और एक स्टैंडर्ड का यूज़ आप कर रहे हैं, तो जब उसको चेंज कर रहे हो तो जिस स्टैंडर्ड का आपको अगेन डालना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उससे भी आप थोड़ा सा वाश कर लीजिए। उससे वाश करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी और किसी भी ढंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब मैंने इसमें स्टैंडर्ड 2 जो है 0.50 का डाला है। अगेन मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा तो इस ढंग से इसका एब्जॉर्प्शन ये आ गया 0.50 का। इस ढंग से देखिए कि हमने यहाँ पर ब्लैंक ले लिया और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड थे तो मैंने एक एक करके सारे स्टैंडर्ड का एब्जॉर्प्शंस ले लिया। तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी लिखे हुए थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा स्टैंडर्ड 1 का जो एब्जॉर्प्शंस आया 0.095, स्टैंडर्ड 2 का 0.201, स्टैंडर्ड 3 का 0.252 एंड स्टैंडर्ड 4 का 0.357। इस ढंग से ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक ये ग्राफ भी प्लॉट हो गया और हमारा स्लोप की वैल्यू और कंसंट्रेशन का एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब यहाँ पर मुझे अननोन सैंपल्स का, जिसका मुझे बोरोन की एनालिसिस करनी है, वो मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालूंगा। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि मैंने ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा जो सैंपल्स है वो डाला। डालने के बाद ये मुझे थोड़ा वेट करना है जब तक ये वाला रीडिंग एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन की रीडिंग ये स्टैटिक नहीं हो जाती है। स्टैटिक जैसी होने के बाद देन मुझे यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट क्लिक करनी है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट टेस्ट क्लिक करूँगा हमारा ये इसका कंसंट्रेशन बता देगा। यहाँ पर चाहिए तो आप अपना सैंपल आईडी, जो भी आपका सैंपल आईडी हो वो आप यहाँ पर सैंपल आईडी लिख सकते हैं। जैसे हमारा सैंपल आईडी है 618, तो मैंने यहाँ सैंपल आईडी लिख दिया। इसका एब्जॉर्प्शन 0.016 आ गया और ये हमारा इसका कंसंट्रेशन आ गया 0.04। तो इस ढंग से हम लोगों ने शुरू से देख लिया कि हम लोग सबसे पहले करक्यूमिन रिएजेंट्स कैसे बनाते हैं। करक्यूमिन रिएजेंट बनाने के बाद उसमें 1 ml सैंपल 4 ml करक्यूमिन रिएजेंट डाल के 55 डिग्री टेम्परेचर +-2 80 मिनट तक वाटर बाथ पे रखते हैं। देन वहाँ से निकाल के जब वो रेड क्रिस्टल जो रोजा साइनिन फॉर्म हो जाता है उसे मैं 95% इथाइल अल्कोहल से 25 ml में मेकअप करते हैं। और मेकअप करने के बाद में इसमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ग्राफ बना लेते हैं स्टैंडर्ड का
और ग्राफ बनाने के बाद अननोन सैंपल का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बोरोन एनालिसिस की, तो मेरे ख्याल से आपको शायद अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया होगा कि हम लोग बोरोन एनालिसिस कैसे करते हैं। बस इसमें ध्यान ये देनी है कि कुछ इंटरफेरेंस भी होते हैं, जैसे नाइट्रेट के इंटरफेरेंस होते हैं या हार्डनेस के इंटरेस्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्डनेस SiO3 कुछ इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे नाइट्रेट 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वो आपकी बोरोन जो लोअर साइड में होते हैं उसे हाइयर दिखाने लग जाता है, और उसी ढंग से हार्डनेस में भी यदि जो 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा तो रीडिंग आप में आपकी एरर रहेगी। और यदि जो आपके सैंपल में आपको लग रहा है कि ये दोनों हैं तो आप इसे सबसे पहले रेसिन से, जो आयन रेसिन्स होते हैं, आप उनसे इसको बाहर कर सकते हैं। तो आयन एक्सचेंज जो कॉलम है, आपको लग रहा होगा कि कौन सा कॉलम लेंगे, तो आयन एक्सचेंज जो कॉलम लेना है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला कॉलम लेना है, और जिसका जो डायमीटर होगा वो 1.3 सेंटीमीटर वाला डायमीटर होगा। तो बस यही ध्यान में रखनी है, और मेरे ख्याल से शायद ये जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा, और यदि जो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।